हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। और इन सारे वीडियोस की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ज्योग्राफी के नाम से। उसी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे ज्योग्राफी कोर्स के। तो देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी पहली यूनिट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी में हमने पहला टॉपिक जो लिया था वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लिया था। और इसके बाद हम पढ़ने वाले थे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। बेसिकली जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है या फिर कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी है, ये कहीं ना कहीं अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें समझनी होंगी कि वास्तव में अर्थ के अंदर है क्या। लिथोस्फीयर क्या होता है, स्टेनोस्फीयर क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, तब जा कर के हमें समझ में आएगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, उसका प्रिंसिपल तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लेरिफाई होती रहें। तो सिंपल सी बात है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के अंदर वास्तव में है क्या। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने कई सारी एजम्पशन लिए हैं। एक्चुअली में देखा जाए कि अर्थ के इंटीरियर को जानने के जो तरीके हैं वास्तव में, तो अर्थ के इंटीरियर को जानने के जो तरीके हैं वो आपके दो तरीके हो सकते हैं, दो सोर्स हो सकते हैं। पहला है डायरेक्ट सोर्स और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब डायरेक्ट सोर्स इनडायरेक्ट सोर्स क्या होता है। डायरेक्ट सोर्स तो ये है कि हम अर्थ के अंदर अर्थ को खोद करके हम बहुत बड़ा एक डीप होल बना करके अर्थ के अंदर जा कर के देखें कि क्या है अर्थ के अंदर। एक तरीका तो ये होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सोर्स, कि हमने आंखों से देखा, अर्थ को खोदा गया, अंदर के अर्थ के अंदर जा कर के हम देखें। ठीक है, वो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि हम अर्थ को अब बिल्कुल, मतलब हम अर्थ के सेंटर तक नहीं जा सकते खोद करके, क्योंकि बहुत ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इतनी मशीनें नहीं आई। और दूसरी बात है कि अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। तो डायरेक्ट सोर्सेज इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक आते हैं हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या होता है, जैसे अब इसमें देख सकते हो, जैसे आपका हम बात करें डायरेक्ट सोर्सेज की, तो माइनिंग एंड ड्रिलिंग होता है और वॉल्केनिक इरेप्शन होता है। तो या तो हम माइनिंग और ड्रिलिंग करके अंदर जा करके देखें, या फिर वॉल्केनिक इरेप्शन, जो अर्थ के अंदर से वॉल्केनो का जो मैग्मा बाहर आता है उसको हम अध्ययन करके, उसकी स्टडी करके हम पता कर सकते हैं वास्तव में अर्थ के अंदर है क्या। ठीक है, और दूसरे जो है हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम अ, मतलब एक तरीके से एक एजम्पशन लेते हैं। जैसे हम टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन हम देखते हैं कि अर्थ के नीचे की तरफ जाने पर टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हम मीटियोर्स को ले सकते हैं। मीटियोर्स क्या होते हैं, मीटियोर्स जो हमारे ब्रह्मांड में फैले हुए जो एक पिंड होते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि पत्थर के टुकड़े होते हैं जो जब पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर प्रवेश करते हैं तो या तो जल के राख हो जाते हैं, और कुछ जो हैं जल के राख नहीं हो पाते तो पृथ्वी के ऊपर आकर के गिर जाते हैं। उन्हें हम मीटियोर्स कहते हैं। अर्थ के ऊपर आके गिरते हैं तो उन्हें हम मीटियोर्स कहते हैं, उल्का पिंड हिंदी में हम कह देते हैं। तो उल्का पिंड क्या है, उल्का पिंड को हम स्टडी करके ही पता कर सकते हैं कि वास्तव में अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, अगला है सीज़मिसिटी। सीज़मिसिटी क्या है, सीज़मिसिटी हम जैसे जो हमारा भूकंप विज्ञान होता है, भूकंप विज्ञान में क्या होती है, जैसे 3 टाइप की हमारी वेव्स पाई जाती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। इनके बेसिस पे भी हम ये पता कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर क्या पाया जाता है। तो एक तरीके से ये हमारे सोर्सेज हो गए। अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वास्तव में अर्थ को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो अर्थ को हम यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है ये आपकी, और इस पृथ्वी में से अगर जैसे मान लो मैं इतना पार्ट अलग कर लूँ। ठीक है, जैसे आप तरबूज खाते हो ना, तो तरबूज का इतना पार्ट अगर आप अलग कर लोगे, ये वाला पार्ट अलग कर लोगे,
तो इतने पार्ट को, ये पृथ्वी का केंद्र हो जाता है। ठीक है, अब इतने पार्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 भागों में बांट देंगे। तो ऊपर वाला हो जाएगा क्रस्ट, ये हो जाएगा मेंटल और ये हो जाएगा कोर। यानी ये वाला हो गया क्रस्ट और ये हो जाएगा मेंटल और ये हो जाएगा कोर। तो हमने क्या किया, पृथ्वी के केंद्र से एक भाग उठा लिया है, केंद्र से जो भाग उठाया है उसको हमने 3 भागों में बांट दिया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, अभी क्रस्ट जो है कि कितनी हाइट होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्रस्ट के फीचर्स क्या हैं। तो देखिए क्रस्ट क्या है, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, मतलब जो पृथ्वी की सबसे बाहरी लेयर होती है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, दैट इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 30 किलोमीटर। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। तो देखो ये हमारी क्रस्ट होती है। हम यहाँ पे एक बड़ा सा डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, या फिर यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, डायग्राम लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान के चलो, ये अर्थ का हमने एक पार्ट निकाल लिया, तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा क्रस्ट, इसको हम कह देंगे क्रस्ट। ये पार्ट हो जाएगा मेंटल और ये वाला पार्ट हो जाएगा कोर। अब देखो जो अपर मोस्ट पार्ट है वो क्रस्ट होता है, इसकी जो हाइट होती है कहाँ पर, कॉन्टिनेंटल हाइट जो होती है वो 35 किलोमीटर तक पाई जाती है, और जो ओशियनिक हाइट जो होती है वो आपकी 5 किलोमीटर तक पाई जाती है, ध्यान रखना है। तो इतना आप समझ गए। तो अपर मोस्ट पार्ट जो होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और क्रस्ट की जो कॉन्टिनेंटल हाइट होती है, कॉन्टिनेंट पे, लैंड मास पे जो हाइट होती है वो आपकी 35 किलोमीटर होती है गहराई, और आपकी जो कह सकते हो कि ओशियनिक जो हाइट होती है वो आपकी 5 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये चीज़ हमने आपको बता दी। अब यहाँ पर देखिए, जो अब ये जो हमारी 2 चीज़ें यहाँ पे हो गई, एक तो हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया और एक हो गया ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो कम डेंस होती है, उसका घनत्व जो होता है कम होता है, किससे, ओशियनिक क्रस्ट से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लेस डेंस देन द ओशियनिक क्रस्ट, ये ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज मेड ऑफ बोथ लाइट एंड डेंस टाइप ऑफ रॉक्स। द ओशियनिक क्रस्ट इज कंपोज मोस्टली डेंस रॉक सच एज बेसोल्ट। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्रस्ट किसकी बनी होती है, क्रस्ट में बेसिकली जो अपर पार्ट होता है क्रस्ट का वो उसमें ग्रेनाइट रॉक्स होती है। ठीक है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स जो बने होते हैं उनमें कौन सी रॉक्स पाई जाती है, ग्रेनाइट रॉक। और जो हमारे जो ओशियन होते हैं, ओशियन में जो रॉक होती है वो बेसाल्टिक रॉक होती है, और बेसाल्टिक रॉक जो होती है वो ग्रेनाइट से क्या होती है, भारी होती है। इसीलिए जो ओशियन की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी जो होती है ज़्यादा होती है किससे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, ध्यान रखना है। ठीक है, द मेन अब यहाँ पर देखो ग्रेनाइट किससे बना होता है, यानी जो हमारी क्रस्ट होती है उसका जो मेन मिनरल होता है वो किसका बना होता है, सिलिका और एल्यूमिना से, मतलब सिलिका और एल्यूमिना, तो इसी को हम कह देते हैं सियाल। सो इट इज़ रिफर टू एज सियाल, मतलब जो क्रस्ट जो होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, 2 चीज़ों से बनी होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, इसलिए इसको हम सियाल कह देते हैं। इसकी जो एवरेज डेंसिटी होती है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसी से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये होगी क्रस्ट के बारे में बात। अब हम बात करेंगे, अब देखो यहाँ पर एक आ गया है, द लोअर पार्ट ऑफ ए कंटिन्यूअस जोन ऑफ डेंसर बेसाल्टिक रॉक्स फॉर्मिंग द ओशन फ्लोर। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ओशन फ्लोर किससे बना होता है, डेंसर बेसाल्टिक रॉक से बना होता है, और जिसका मेन जो कंटेंट होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सीमा कह देते हैं। इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब सियाल किस में पाई जाती है,
बेसिकली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सियाल पाई जाती है। और जो सीमा जो किस में पाई जाती है, सीमा जो है आपकी ओशियनिक क्रस्ट में पाई जाती है। अब सियाल और सीमा दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों ही मिलकर बनाते हैं आपका अर्थ की क्रस्ट। तो अर्थ की क्रस्ट में ही सियाल होता है, सीमा होता है, ठीक है। द सियाल एंड द सीमा टुगेदर फॉर्मिंग द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में आपका दिखाया गया है कि इन्होंने क्या किया है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे क्रस्ट। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम कहेंगे मेंटल, ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, इसको हम कहेंगे कोर, ठीक। अब क्रस्ट भी 2 पार्टों में हम बांटते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ऐसे मेंटल को 2 भागों में बांटते हैं, अपर मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में, अपर मेंटल लोअर मेंटल में। और आउटर कोर को भी, जो कोर को भी 2 भागों में बांटेंगे, आउटर कोर और इनर कोर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया। और हमने क्रस्ट के बारे में क्या क्या पढ़ा, तो हमने क्रस्ट के बारे में क्या क्या पढ़ा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा, सबसे पहली बात कि क्रस्ट जो होती है वो आपकी इस पे 2 टाइप्स की बनी होती है। एक तो होता है, इसमें होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, और एक होती है ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट में 2 चीज़ें होती है, कॉन्टिनेंटल मास होता है और ओशियनिक मास होता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी जो होती है 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो गहराई होती है वो कहाँ तक होती है, वो 35 किलोमीटर तक हम कह सकते हैं। ओशियनिक क्रस्ट की जो गहराई होती है वो आपकी हम कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब आप बताओ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा भारी होती है, ओशियनिक क्रस्ट भारी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो आपकी हल्की होती है, किससे, ओशियनिक क्रस्ट से। मतलब डेंसिटी ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात हो गई। और जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो मेनली ग्रेनाइट की बनी होती है। और जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो डेंस बेसाल्टिक रॉक से बनी होती है, ठीक है, बेसाल्टिक रॉक से बनी होती है। ये हमारी किससे बनी होती है, ग्रेनाइट रॉक से बनी होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट रॉक से बनी होती है, और ओशियनिक क्रस्ट जो है बेसाल्टिक रॉक से बनी होती है। और अगर हम बात करें कि जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट भी 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जो अपर क्रस्ट होती है, अपर क्रस्ट जो होती है उसको हम कहते हैं सियाल। इसमें आपका सिलिका और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। और जो लोअर क्रस्ट होती है, लोअर क्रस्ट को हम कहते हैं सीमा। इसमें आपके जो है सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको मैंने समझा दी थी, ठीक। अब हमने कोर तो डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, मेंटल के बारे में, ठीक है। क्रस्ट डिस्कस कर लिया, सॉरी, अब मेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, मेंटल क्या होता है कि क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट को हम मेंटल कहते हैं। और इसमें क्या है, इसमें आपका ये जो सेपरेट होती है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। अभी मैं डिसकंटिन्यूटी आपको अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आपको अभी इसको छोड़ दो, इसको हम देखते हैं कि इसकी जो गहराई होती है वो 2900 किलोमीटर तक होती है, किसकी, मेंटल की। अभी हमने देखा कि जो क्रस्ट होती है वो बेसिकली कहाँ तक होती है, 35 किलोमीटर तक। और ये जो है 35 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल की गहराई होती है। इट इज़ डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स। अपर मेंटल जिसकी डेंसिटी है 3.4 to 4.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक्सटेंड्स डाउन टू 700 किलोमीटर। जो कि अपर मेंटल का कह सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, जो अपर मेंटल है, ये जो अपर मेंटल है, ये वाली, ये अपर मेंटल है, इसकी जो गहराई है वो 700 किलोमीटर तक होती है। और जो लोअर मेंटल है उसका घनत्व भी ज़्यादा होता है। देखो, जैसे ही पृथ्वी के नीचे जाओगे वैसे ही आपका घनत्व जो होगा बढ़ता जाएगा। तो जैसे नीचे जाओगे तो आपका जो लोअर मेंटल का जो घनत्व है, इस वाली का जो घनत्व है
वो आपका कितना हो जाएगा 4.4 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसकी जो गहराई होती है वो 700 से 2900 किलोमीटर तक होती है, यानी 700 टू 2900 किलोमीटर तक गहराई इसकी होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे कोर के बारे में। अब वैसे मेंटल के नीचे जाओगे तो आपको कोर मिलेगी। कोर जो होती है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। कोर को हम बैरिस्फीयर भी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे हम। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय ए बाउंड्री गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कोर भी दो भागों में डिवाइड होती है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो होती है उसमें आयरन ज़्यादा होता है और ये एक लिक्विड स्टेट में होती है, और ये इसकी जो गहराई होती है वो 2900 टू 5150 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये जो है इसके बाद आपकी आएगी इनर कोर। इनर कोर जो बनी होती है वो निकेल और फेरस की बनी होती है, इसको हम निफे भी कहते हैं। ये हमारी सॉलिड स्टेट में होती है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेंट्रल कोर में क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 5150 टू 6370 किलोमीटर। द एवरेज कोर डेंसिटी इज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में बात कर लिया, हमने बात कर ली कोर के बारे में। अब देखो ये आपके पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम, एक मिनट, द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% वॉल्यूम। जब क्रस्ट जो होती है वो केवल 1% बनी होती है, और द 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल। मतलब और जो मेंटल जो बना होता है, मेंटल 84% इसका वॉल्यूम होता है, और आपकी जो कोर होती है वो आपकी 15% होती है। मतलब अब देखो क्रस्ट मेंटल कोर में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा पार्ट होता है मेंटल का, यानी 84% वॉल्यूम है इसका। कोर का कितना है 1% है, और आपकी क्रस्ट का जो है 1% है और कोर का जो है 15% है। और इसकी जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है, किसकी, अर्थ की रेडियस। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हमने क्या पढ़ा, मेंटल के बारे में पढ़ा था। तो मेंटल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सर मेंटल के बारे में हमने पढ़ा कि जो मेंटल की जो हाइट होती है वो आपकी 2900 किलोमीटर तक होती है, पहली बात। ठीक है, मेंटल को दो भागों में बांटते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, और इसके बारे में इसका जो टोटल वॉल्यूम होता है वो 84% तक होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने आगे बात की थी कोर के बारे में। कोर को भी दो भागों में बांट देते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। ठीक है, और कोर की जो डेंसिटी होती है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। यह आपसे प्रश्न पूछा गया है, और एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कोर जो है दो भागों में बटी होती है, इनर कोर और आउटर कोर। तो इसमें यह पूछा जाता है कि इन आउटर कोर इनर कोर में से कौन सा पार्ट लिक्विड स्टेट में है, कौन सा भाग द्रव अवस्था में। तो जो आपका इसमें कह सकते हो आउटर कोर वाला जो भाग होता है वो आपका द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, और जो इनर कोर वाला भाग होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। और कोर की जो अगर हम गहराई देखें तो 2900 से 6371 किलोमीटर तक होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हम एक बार और इसका रिवीजन करेंगे। ठीक, अब देखिए चलिए रिवीजन करते हैं। अर्थ को हमने तीन भागों में बांटा था, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तीन भागों में बांटा था। ठीक है, अब क्रस्ट को हमने क्या बताया था, क्रस्ट जो है आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है। ठीक, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है क्रस्ट, और इसकी जो नॉर्मली थिकनेस होती है वो 30 टू 50 किलोमीटर होती है। अब देखो यहाँ पे अभी आपने पढ़ा कि अर्थ को तीन भागों में बांटा था, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट को हम लिथोस्फीयर भी कह देते हैं। ठीक है, मेंटल को हम मेसोस्फीयर भी कह देते हैं, और जो कोर को हम बैरिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना,
क्रस्ट को लिथोस्फीयर, मेंटल जो बीच में होता है मेसोस्फीयर, और जो कोर होती है उसको हम बेरिस्फीयर भी कह देते हैं। अब यहाँ पर आपका ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम समझते हैं, इस डायग्राम को समझेंगे। अभी देखो आपने क्या देखा था, आपने तीन चीज़ें देखी थी कि हमने अर्थ को तीन भागों में बांटा था, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। अब क्रस्ट में अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि लिथोस्फीयर क्या चीज़ है और एस्थेनोस्फीयर क्या चीज़ है। अब आप यहाँ पर देखो भाई, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि अगर हम, जैसे हमारा ये वाला, ये हमने पृथ्वी का एक पार्ट ले लिया और ये हमने बना दिया, ये वाला पार्ट बना दिया, ये हो गया क्रस्ट, ठीक है, और ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने मेंटल को दो भागों में बांट दिया, ये तो क्रस्ट है, ये हो जाएगा अपर मेंटल, ये हो जाएगा लोअर मेंटल, ये हो जाएगा इनर कोर, सॉरी ये हो जाएगा आउटर कोर, और ये हो जाएगा इनर कोर। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला करके जो पार्ट बनता है उसको हम क्या देते हैं, लिथोस्फीयर। समझ में आया। लिथोस्फीयर क्या है, क्रस्ट और अपर मेंटल का जो कुछ पार्ट होता है, कुछ पार्ट अपर मेंटल का और क्रस्ट को मिला करके जो भी टोटल जो हाइट होती है, जो भी टोटल गहराई आती है, वो आपकी, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर अप्रोक्सीमेटली इसकी जो थिकनेस मानी गई है वो 100 किलोमीटर तक मानी गई है, ठीक है। अब नीचे हम देखते हैं इसका एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, जो कुछ पार्ट अपर मेंटल का, कुछ पार्ट लोअर मेंटल का। देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर, अगर मैं इसको मिटा दूँ तो हमने यहाँ पर देखा था कि क्रस्ट का कुछ पार्ट और अपर मेंटल कुछ पार्ट मिल करके 100 किलोमीटर तक की थिकनेस पर उसको हमने लिथोस्फीयर कह दिया था। अब कुछ अपर मेंटल का पार्ट और लोअर मेंटल जो है, ये दोनों मिलाकर के क्या बनता है, इसको हम कहते हैं आपका एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। और लोअर मेंटल का भी हम पूरा भाग नहीं लेंगे, लोअर मेंटल का भी कुछ भाग लेंगे, यानी एस्थेनोस्फीयर की जो थिकनेस मानी गई है वो 100 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक मानी गई है। और ये आपका मॉल्टन स्टेट में होता है। मॉल्टन मतलब ये मैग्मा के फॉर्म में है, और इसी के ऊपर क्रस्ट जो होती है वो तैर रही होती है। लिथोस्फीयर जो होता है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा होता है, स्विम कर रहा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब यहाँ से आपको क्लियर होगा, यही आपकी बेसिक है, यही नींव है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। इसीलिए मैंने आपको इसको पहले पढ़ाया था कि लिथोस्फीयर समझ लो क्या होता है। लिथोस्फीयर में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर मेंटल का कुछ पार्ट लिथोस्फीयर कहलाता है 100 किलोमीटर तक, और अपर मेंटल का कुछ पार्ट जो बचा था और लोअर मेंटल का कुछ हल्का सा भाग लेकर के उसको हम बना देते हैं एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है वो 100 किलोमीटर तक होती है, कहाँ से, क्रस्ट से, ठीक है। और एस्थेनोस्फीयर की जो होती है वो 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक होती है। ये आपका मॉल्टन स्टेट में होता है, और इसी के ऊपर लिथोस्फीयर जो है तैर रहा होता है, ठीक है। यही बताएगा आपका। अब इसी से क्या होगा, मूवमेंट होगा किसका, क्रस्ट का। यही एक फॉर्मेशन बनाएगा, नींव बनाएगा, फाउंडेशन बनाएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, ठीक है। बाकी सब तो आप पढ़ ही चुके हैं, मेंटल क्या है और कोर, इनर कोर क्या होता है। इनर कोर देखो लिक्विड स्टेट में है, और सॉरी आउटर कोर जो है लिक्विड स्टेट में है, इनर कोर जो है लिक्विड स्टेट में है। ये मैंने सब आपको पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। देखो डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है किसी चीज़ का जारी ना रहना। अब क्रस्ट को हमने, भाई क्रस्ट है, एक मेंटल है और एक कोर है, ये तीन चीज़ें हैं, क्रस्ट मेंटल कोर। अब क्रस्ट कहाँ से, मतलब मेंटल को हम कहाँ से काउंट करेंगे। अब हमने क्रस्ट मेंटल कोर को तीन भागों में तो बांट दिया था, ठीक है। और जो उसकी जो सीमा होगी, क्रस्ट और मेंटल की जो सीमा होगी, उसी को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। मतलब इसके नीचे जाओगे तो क्रस्ट खत्म हो जाएगी और इसके ऊपर चलोगे तो मेंटल खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये एक सीमा का निर्धारण करती है डिसकंटिन्यूटी। तो अब यहाँ पर सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा और आपको यही याद करा दूंगा कि
डिसकंटिन्यूटी कैसे याद करोगे। तो हम यहाँ पर एक ले लेते हैं सादा पेज। तो यहाँ पर एक सादा पेज लेते हैं। देखिए यहाँ से इससे हम समझेंगे पूरा क्लियरिफिकेशन। यहाँ पे समझो, ये हमने बना ली, अर्थ का एक भाग बना लिया हमने। सिंपल 3 भागों में इसको बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। ये हो गई हमारी क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया कोर। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मोहो। मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्या कहेंगे, मोहो डिसकंटिन्यूटी। और मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी बनेगी उसको हम कहेंगे गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग। ठीक है, अब इसको आप याद कर सकते हो मग। मग से याद करते हो, मग जिससे नहाते हो ना। तो सिंपल सी बात है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी, मेंटल कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इतना ध्यान रख लो। अब इसी को हम अगर आगे मॉडिफाइड कर दें, ठीक है, इसी को हम आगे, अब देखो क्रस्ट को अभी हमने 2 भागों में नहीं बांटा, मेंटल को भी 2 भागों में नहीं बांटा, कोर को भी 2 भागों में नहीं बांटा। अब इससे अगला जो स्टेप होगा उसमें हम क्रस्ट मेंटल कोर को 2 भागों में बांटेंगे। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पर आप समझोगे कि ये तो हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया कोर। अब क्रस्ट को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 भागों में बांट दे रहे हैं। क्रस्ट को 2 भागों में यहाँ पर हम बांट दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया अपर क्रस्ट, यूसी अपर क्रस्ट, ये हो गया लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, ये हो गया लोअर क्रस्ट। मेंटल को हमने 2 भागों में बांट दिया, अपर मेंटल, ये हो गया लोअर मेंटल। और कोर को भी 2 भागों में बांट दिया, कोर को भी हमने 2 भागों में बांट दिया। ये हो गया अपर कोर या इनर कोर, इसको आउटर कोर भी कह सकते हैं और इसको हम इनर कोर कहते हैं। ठीक है, या अपर कोर या लोअर कोर भी कह सकते हो। आउटर कोर को अपर कोर कह सकते हो और इनर कोर को लोअर कोर भी कह सकते हो। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि सिंपल अगर क्रस्ट और मेंटल के बीच में मैंने बताई थी मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी। और यहाँ मैंने बताई थी गुटेनबर्ग, बताई थी आपको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, किसमें, मेंटल और कोर के बीच में। ये तो हमने बता दी थी, मैंने आपको बता दी थी मग। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो और मेंटल कोर के बीच में गुटेनबर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया। अब इसको याद करोगे करेला, करेला याद ध्यान रखना। अब जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो होगी वो कोनराड, कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में होगी का से कोनराड हो गया, रे से रेपेटी, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। और यहाँ पे ला है तो लोअर मेंटल, और यहाँ पे कह सकते हो आउटर कोर, सॉरी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में होगी आपकी लेहमेन डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 डिसकंटिन्यूटी बता दी। याद कैसे करनी है, पहले आप क्रस्ट मेंटल कोर बना लोगे, क्रस्ट मेंटल के बीच में मोहो और मेंटल कोर के बीच में गुटेनबर्ग, इससे याद कर लोगे मग, मग से। ठीक है, आगे हम बढ़ें तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, मैंने आपको बताइए क्रस्ट अपर क्रस्ट, और जो क्रस्ट के 2 भाग कर दिए, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, इन दोनों के बीच में जो होगी वो होगी कोनराड। अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में होगी रेपेटी, और अपर कोर या लोअर कोर या आउटर कोर या इनर कोर के बीच में होगी लेहमन। इसको याद कर लो करेला से। ठीक है, तो इतनी बातें आपको मैंने क्लियर कर दी। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दी गई होगी कि यहाँ देखोगे कि यहाँ पर आपकी कोनराड किस में है, अपर क्रस्ट, बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट,
ऐसे ही अब देखोगे मोहोविक जो डिसकंटिन्यूटी है वो किसके बीच में है, आपकी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। रेपेटी किसके बीच में है, अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में। गुटेनबर्ग किसके बीच में है, बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में। लेहमैन बिटवीन आउटर एंड इनर कोर के बीच में। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि अर्थ का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा। तो अर्थ का केमिकल कंपोजिशन मतलब ये है कि अर्थ की क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट क्या है। तो ध्यान रखना ऑक्सीजन है। अर्थ की क्रस्ट में केवल ऊपरी भाग में, अगर पूरी अर्थ में हम देखें तो सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अर्थ की क्रस्ट में अगर क्रस्ट की बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में। पूरी पृथ्वी की बात करें तो आयरन यानी लोहा सबसे अधिक मात्रा में। तो आप शुरू के 3 याद कर लो बस। अर्थ की क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। ऑक्सीजन का आप परसेंटेज याद कर लो 47%, बाकी किसी का याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन अर्थ की क्रस्ट में सबसे अधिक है 47%। और पूरे अर्थ में देखोगे तो पहले नंबर पे आया था आयरन, फिर ऑक्सीजन और सिलिकॉन। तो कहने का मतलब यह है, क्रस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। और अगर हम एंटायर अर्थ की बात करें तो आयरन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। आयरन 35% और ऑक्सीजन 30%। इतना ध्यान आपको रखना है, बाकी इनसे अभी कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई प्रश्न नहीं बना है, ठीक है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि मेंटल में क्या है, कि कितनी हाइट होती है, क्या रेंज होती है। एक चीज़ यहाँ पे बस आपकी ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो 83% है, 83% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। और मास है वो 68%। ये पूछ लेता है कि मास कितना है टोटल अर्थ का, तो वो 68% है, वॉल्यूम 83% है, ठीक है। और एस्थेनोस्फीयर के बारे में बता ही चुका हूँ कि एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, ठीक। और आपका अगर मैं बात करूँ कोर के बारे में, तो कोर जो है, कोर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 16% होता है। और मास होता है 32%। 16 का पहाड़ा पढ़ दो तो 16 1 16 और यहाँ पे 16 दूनी 32, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, पहले वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम है 16% टोटल अर्थ का, और जो मास है वो आपका है 32% टोटल अर्थ का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस इतना। बाकी सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बाकी आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो डिसकंटिन्यूटी भी मैंने आपको बता ही दी है, सारी अच्छे से लर्न करा दी है, ठीक है। अगर आप डिसकंटिन्यूटी भूल भी जाएँ तो आप डायग्राम बना करके उनको रिमाइंड कर सकते हो, ठीक है। और सबसे अधिक मात्रा में जो अर्थ की क्रस्ट में क्या पाया जाता है, क्रस्ट में आपका ऑक्सीजन है। अगर हम होल अर्थ की बात करें, एंटायर अर्थ की बात करें, तो आयरन है, कितना है, 35% है। उसके बाद ऑक्सीजन है, और उसके बाद सिलिका है, ठीक है, सिलिकॉन है, ठीक। इतना मैंने आपको बता दिया है। और यही चीज़ जो है, इसी में से आपसे क्वेश्चंस पूछा गया, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके बनाता हूँ, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इतना ही आपको पढ़ना है और इतने का ही नोट्स बनाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब आपको समझ में आ जाएगी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, क्योंकि आपको एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर समझ में आ गया है। लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर अपर पार्ट है जो कॉन्टिनेंटल मास है, ये समझ लो लिथोस्फीयर, ठीक है। और जो आपका एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर एक तरीके से मैग्मा वाला पार्ट है, जिसको ऊपर लिथोस्फीयर तैर रहा है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, और इसी के बेस पे हम कल डिस्कस करेंगे क्या, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।